Today I am going to teach you about the introduction of 15th group elements. This topic is first topic of the P block elements of 12th class. आज हम आप लोगों को 15th ग्रुप के इंट्रोडक्शन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं वे किस रूप में पाए जाते हैं और उसका एटॉमिक नंबर किस ट्रिक के आधार पर हम लोग लिखते हैं, याद रखते हैं, और उस ग्रुप के एलिमेंट्स का नेम को याद रखने का क्या ट्रिक्स है, ये चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखें कि 15th ग्रुप एलिमेंट्स में एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा जो होता है आर्सेनिक, चौथा होता है एंटीमोनी और पांचवा जो होता है उसको हम लोग बिस्मथ कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि 15th ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, बिस्मथ। अब हम लोग ये देखें कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते क्या है। ये जो होता है एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप are known as nitrogen family. कहने का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये सारे एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग निकोजिन्स कहते हैं। निकोजिन्स क्या कहलाता है? सफोकेशन पैदा करने वाला। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि NH3, PH3, SbH3, ASH3, ये क्या होते हैं? सबसे जो कम सफोकेशन पैदा करने वाला होता है वो अमोनिया है, और ज्यों हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं सफोकेटिंग टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ने लगती है और पॉइजनस एक्टिविटी भी क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को निकोजिन्स के नाम से क्यों जाना जाता है। अब फोर्थ में हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये नॉन मेटल के नाम से जाने जाते हैं, इसको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये कहलाते हैं मेटेलॉइड, और बिस्मथ जो होता है इसको हम लोग टिपिकल मेटल कहते हैं। टिपिकल मेटल मतलब इसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है। तो हम लोग क्या देखें कि 15th ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड्स होते हैं, और बिस्मथ को हम लोग टिपिकल मेटल्स कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज करता है और मेटालिक कैरेक्टर का होता है इंक्रीज करता है। इसके बाद एक चीज और हम लोग देखते हैं क्या कि नाइट्रोजन को छोड़कर जितना भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन all the elements of this group
आर सॉलिड। नाइट्रोजन क्या होता है? गैसियस स्टेट में पाया जाता है। मतलब हम लोग क्या समझ लिए कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन को छोड़कर सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है? गैसियस स्टेट में पाया जाता है। एक चीज और हम लोग समझ लें कि नाइट्रोजन को छोड़कर इस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है? उसके डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स तो जानते हैं कि अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेज होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है? सिमिलरिटी होती है। उसी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब हम लोग ये देखें कि ये अकरेंस मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये किस रूप में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को देख लें। नाइट्रोजन तो सब लोग जानते हैं कि एयर में 78% लगभग नाइट्रोजन होता है। 78%। सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं? अब ये पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन इतना परसेंटेज इसका ज़्यादा क्यों है? इसके पीछे कारण हम लोग थोड़ा सा देख लें कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के बीच ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, दो बॉन्ड को तोड़ते हैं, तीन बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है तो उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ये क्या होता है? इनर्टनेस भी शो करता है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसलिए ज़्यादा अमाउंट में फ्री स्टेट में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है। सेकेंड बी में अगर हम लोग देख लें कि नाइट्रोजन जो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है वो NaNO3 एंड KNO3। हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि NaNO3 क्या है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं चीले साल्टपीटर, इसको हम लोग केवल सॉल्टपीटर कहते हैं या इंडियन सॉल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। तो NaNO3 को हम लोग क्या कहते हैं? चीले सॉल्टपीटर के नाम से जानते हैं। KNO3 को हम लोग सॉल्टपीटर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? ये नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। सी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। नाइट्रोजन इज द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ये क्या एमिनो एसिड में पाया जाता है, एमिनो एसिड के में पाया जाता है, प्रोटीन्स में पाया जाता है एंड न्यूक्लिक एसिड में भी, मतलब डीएनए का नाम आप लोग सुने होंगे, डीएनए एंड आरएनए। ये क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म में एमिनो एसिड के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में ये पाया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में अर्थ पर पाया जाता है। हम लोग आगे बढ़ें, अब देख लें फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। फास्फोरस सेकेंड,
फास्फोरस अभी हम लोग पढ़े कि एलोट्रॉप्स, तो इसका एलोट्रॉप्स होता है, वाइट फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस होता है। वाइट फास्फोरस बहुत रिएक्टिव एलोट्रॉप्स होता है फास्फोरस का, इसलिए हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि फास्फोरस को किस तरह से हम लोग रखते हैं ताकि वो रिएक्शन में भाग नहीं ले सके। तो हम लोग कहाँ उसको रखते हैं? वाटर के अंदर रखा जाता है, पानी में फास्फोरस को रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है अपने एलोट्रॉप्स में। अब देख लीजिए ऐसा क्यों होता है। ये जो फास्फोरस का जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, आगे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हम लोग समझ लें। कभी कभी पूछ देता है कि ये जो होता है P4 के रूप में पाया जाता है वाइट फास्फोरस। अब हम लोग देख लें कि इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्या होता है? sp3। P4 का यही फॉर्म है, इस रूप में पाया जाता है। ये देख लीजिए तीनों वैलेंसी इसका, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये जो एंगल होता है 60 डिग्री का होता है। ज़्यादा स्ट्रेन के कारण ये आराम से क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड टूट जाता है और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इससे जो होता है रेड फास्फोरस होता है, वो जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है स्टेबल फॉर्म में होता है। क्यों होता है इसके कारण भी हम लोग देख लें थोड़ा सा। ये देखिए, ये वाइट फास्फोरस है, ये वाइट फास्फोरस है। हम लोग देख लें रेड फास्फोरस, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रेड फास्फोरस ये है, ये रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये पॉलीमरिक फॉर्म में पाया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि रेड फास्फोरस की जो रिएक्टिविटी होती है वाइट फास्फोरस से कम होती है। इसी तरह से हम लोग ब्लैक फास्फोरस का भी देखते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देखिए लें। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में इसका। हेक्सागोनल टाइप का होता है। ये बॉन्ड्स के द्वारा अलग अलग जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर भी फास्फोरस ही है, यहाँ पर भी फास्फोरस, यहाँ पर भी फास्फोरस। कहने का मतलब होता है कि इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग इसलिए देख लिए कि ज़्यादा रेड फास्फोरस से इसका ज़्यादा पॉलीमराइज्ड फॉर्म है, इसलिए सबसे जो स्टेबल फॉर्म तीनों में कौन होता है? ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस इसके इस तरह का स्ट्रक्चर के कारण। अब एक चीज और हम लोग समझ लें, ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में ये 3Ca3 PO4 होल ट्वाइस CaCl2, 3Ca3 PO4 होल ट्वाइस CaF2। इसको हम लोग कहते हैं क्लोर एपाटाइट। इसको हम लोग कहते हैं फ्लोर एपाटाइट। ये क्लोर एपाटाइट है, ये
फ्लोरेपेटाइट है। ये कंबाइंड फॉर्म में फास्फोरस इसी रूप में पाया जाता है। आगे हम लोग देख लें, एनिमल्स में, इन द एनिमल्स it is found in cell and bones। कंबाइंड फॉर्म में ये कहाँ पाया जाता है? बोन्स और सेल में। ये फॉस्फोप्रोटीन्स के रूप में, फॉस्फोप्रोटीन्स के फॉर्म में ये कहाँ पाया जाता है? एग एंड मिल्क में। नाइट्रोजन जो होता है कंबाइंड फॉर्म में, जिसको हम लोग फॉस्फोप्रोटीन्स कहते हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स के रूप में अंडा और मिल्क में ये पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फॉस्फोरस का किस तरह से अकरेंस है। अब हम लोग ये देखते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये जो होते हैं सल्फाइड फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ सल्फाइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ये पाए जाते हैं। मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तीनों सल्फाइड के रूप में अर्थ पर पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को अगर हम लोग सिंबल के रूप में लिखते हैं तो एन होगा, पी होगा, एस होगा, एस बी होगा एंड बिस्मथ होगा। नाइट्रोजन का तो हम लोग पढ़ लिए कि सिंबल एन होता है एन के चलते, फास्फोरस का सिंबल पी होता है पी के चलते, आर्सेनिक का सिंबल एस होता है आर्सेनिक के चलते एस होता है। लेकिन आप देखेंगे कि एंटीमोनी में कहीं भी एस बी का झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एस बी सिंबल देते हैं। तो क्यों देते हैं, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है। तो इसको हम लोग लैटिन में कहते हैं एस्टिबियम। लैटिन वर्ड है एस्टिबियम, इसी एस्टिबियम से एस भी लिया गया है। तो इसलिए एंटीमोनी का जो ये क्या होता है, सिंबल होता है, एस बी होता है इस एस्टिबियम के चलते, क्योंकि एंटीमोनी का जो लैटिन नेम है वो एस्टिबियम होता है, इसीलिए हम इसको एस बी से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और देख लें, एटॉमिक नंबर किस तरह से हम लोग याद रखते हैं। याद तो रहेगा नाइट्रोजन का 7, ये तो सिंपल चीज़ है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 ऐड करते हैं तो 15 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 18 ऐड करें तो 33 हो जाएगा, प्लस इसमें 18 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 51। अब प्लस इसमें 32 हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 83। यहाँ प्लस 32। कहने का मतलब होता है कि सेकेंड से थर्ड पीरियड में बढ़ते हैं तो 8 ऐड करते हैं, थर्ड से फोर्थ में बढ़ते हैं तो 18, फोर्थ से 15 में बढ़ते हैं तो 18, और जब सिक्स्थ पीरियड में बढ़ते हैं तो हम लोग उसमें 32 ऐड करते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि पी ब्लॉक में अगर सेकेंड पीरियड में, जो कि सिंपल है, उसका अगर एटॉमिक नंबर आपका याद है तो आराम से पूरा ग्रुप का एलिमेंट्स जो भी उसमें प्रेजेंट है उसका एटॉमिक नंबर इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। एक ही याद है, देख लीजिए 7 है, इसमें 8 जोड़ दिए तो 15 हो गया, उसमें 18, 33, फिर 18, 51, फिर 32 तो 83 हो गया। तो हम लोग ये समझ लिए, आप लोग बढ़िया से समझ लिए कि किस तरह से हम लोग एटॉमिक नंबर जो इस ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में पी ब्लॉक में
तो हम लोग इसी तरह से याद रखने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और हम लोग समझ लें कि इसका याद रखने का क्या तरीका है कि 15th ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होते हैं और उसका किस तरह से हम लोग याद करेंगे। तो हम लोग एक फार्मूला देते हैं या याद रखने का तरीका है हिंदी में नाना पाटेकर। नाना पाटेकर, इसके बाद आज सबसे बिगड़े। नाना पाटेकर आज सबसे बिगड़े। अगर इसको आप याद कर लेंगे तो हमारा इस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं, उसका सिंबल क्या होता है, आराम से हम लोग याद कर लेते हैं। अब देखिए कहाँ से आया नाना पाटेकर, कहाँ से आ गया? नाइट्रोजन से। नाना में N, पाटेकर फॉस्फोरस, P हो गया। नाना पाटेकर, इसमें फॉस्फोरस। आज आर्सेनिक A हो गया, ये आ गया आर्सेनिक के लिए। सबसे Sb है एंटीमोनी के लिए, एंटीमोनी के लिए। एंड बिगड़े Bi बिस्मथ के लिए आ गया, बिस्मथ। तो आप लोग सीख गए होंगे कि किस तरह से 15th ग्रुप में एलिमेंट्स का सिंबल याद रखेंगे और उसके सिंबल के द्वारा हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं कि उस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट्स है। एक चीज़ और हम लोग पढ़ लें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये भी याद रखना आसान है। अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, 2s2 2p3, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे 3s2 3p3, इसमें क्या पढ़ेंगे 4s2 4p3, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे 5s2 5p3, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे 6s2 6p3। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अगर सेकेंड पीरियड है तो 2 होगा, थर्ड होगा तो 3 होगा, फोर्थ होगा तो 4 होगा, फिफ्थ होगा तो 5 होगा, सिक्स होगा तो 6 होगा। और सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 5। तो हम लोग क्या याद करेंगे, पीरियड के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, आराम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। केवल नंबर को बदल देने पर सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या देख लिए कि कौन कौन सा इस ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, उसको किस तरह से हम लोग किस ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे, उसके सिंबल के द्वारा। अगर सिंबल मालूम होगा तो एलिमेंट्स को आराम से हम लोग मालूम कर सकते हैं। उसका एटॉमिक नंबर अगर फर्स्ट एलिमेंट का मालूम है तो आराम से हम लोग उस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी ट्रिक है कि आराम से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस आज इतना ही। कल हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स दो तरीक़ा से पढ़ते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। ये दोनों से पूरा क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत सा क्वेश्चन इससे राइज होता है, केवल आप बढ़िया से समझ लेंगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स।